हाय दोस्तों। आज का ये हमारा इस कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था एडवांस अकाउंटिंग का, उसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशो एनालिसिस। इससे पहले 2 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं इस कोर्स के। उसमें हमने कंपनी फाइनल अकाउंट को डिस्कस किया था और उसको कंप्लीट किया था। उसमें हमने पहले उसकी थ्योरी की थी, फिर उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। तो सेम पैटर्न हम इस टॉपिक का भी रखेंगे कि पहले इसकी थ्योरी करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे डिफरेंट रेशोज़ की, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स ऑफ द सेम काइंड, कि दो सेम किस्म के नंबर्स आपके पास अवेलेबल हों और आप बेसिकली उनकी रेशो डिफ़ाइन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें कि आपके पास 1 करोड़ की एसेट्स की मालियत के एसेट्स अवेलेबल हैं और 1 करोड़ की आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं, तो आपके पास वैसे आइडिया नहीं होगा, या आप कहें कि आपके पास मिलियंस में लाइबिलिटीज़ हैं, तो देन अगर आप दोनों को डिवाइड करके देख लें तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि दोनों में रेशो क्या आ रही है। लाइक आपके आपके एसेट्स से आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं या लाइबिलिटीज़ से आपके एसेट्स ज़्यादा हैं। अगर आपकी एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं तो कितने ज़्यादा हैं, तो आपको जस्ट एक नंबर में आपके पास फिगर आ जाएगी रेशो एनालिसिस की टाइप में। देन हम ये कहते हैं कि ये मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं, और ये मेथड जो है ये फिनंशियल टर्म्स के लिहाज से बड़े इफ़ेक्टिवली यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और चीज़ों को जो है वो क्लियर तरीके से लेके आगे मूव होंगे। लाइक डिफरेंट आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका लाइक लिंक है कि वो जानना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है इस रेशो एनालिसिस के साथ। डिफरेंट स्टेक होल्डर का कैसे उनका लिंक है, उनका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके शेयर्स परचेज करना चाह रहे हैं। तो उनका इंटरेस्ट ये है कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है। बेसिकली वो इन रेशो से जस्ट देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनके एसेट्स ज़्यादा हैं या लाइबिलिटीज़ फर्म की ज़्यादा है, रादर के वो उन लाइक चली जाए बड़े बड़े फिगर्स में कि उसको समझ ही ना आए। वो जस्ट रेशो से देख लेकर, फॉर एग्जांपल 2:1 की रेशो है तो वो समझ जाएगा कि उसके जो एसेट्स हैं फर्म के वो डबल हैं उसकी लाइबिलिटीज़ से, तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सेकंडली, जो क्रेडिटर्स हैं जो उस फर्म को उधार देते हैं, उनके लिए ये बड़ा लाजमी होता है कि वो फर्म की कंडीशन देख लें कि क्या ये इस कंडीशन में भी है कि ये हमारे पैसे वापस कर सकेगी। उसके बाद फिनंशियल एग्जेक्टिव्स जो हैं, लाइक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उन चीज़ों की बेसिस पे अपने फ्यूचर्स के डिसीजन लेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट का रेशियो क्या आ रहा है, उन सारी चीज़ों के बेस पे अपने फ्यूचर डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं कुछ रेशियोज़ जिनको हमने डिस्कस करना है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपके फॉर एग्जांपल इनेबल्स द बैंकर्स और लेंडर टू अराइव एट द फॉलोइंग फैक्टर, लाइक लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में अगर उन्होंने जानना है तो वो जान सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो उसकी क्या है, सॉल्वेंसी रेशो क्या है, फिनंशियल स्टेबिलिटी कितनी है फ़र्म की, और मैनेजमेंट की क्वालिटी कितनी है। वो अगर 100 रुपये का एक्सपेंस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कितने % का चार्ज कर रहे हैं या बना रहे हैं प्रॉफिट। तो वो सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी है लोन्स की। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इसमें करेंगे। अब बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम रेशोज़ को डिफ़ाइन करेंगे उसको हम किस टर्म में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम उसको परसेंटेज टर्म में ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे करंट एसेट इस फर्म के हमारी लाइबिलिटीज़ से 50% ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि 25% आपकी रेशियो में डिफरेंस है। सेकेंडली, आप प्रोपोर्शन टाइप की ले सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ इससे 4 टाइम्स या प्रपोर्शन में 4 टाइम्स इससे ज़्यादा है। थर्ड वन पे आप टाइम्स और नंबर के लिहाज से ले सकते हैं कि आपकी ये चीज़ 4 टाइम्स ज़्यादा है, या आपकी जो सेल के ऊपर प्रॉफिट है वो 1/4 और 25% है, या 4th टाइम जो है आपकी सेल ज़्यादा है आपके प्रॉफिट से। कि अगर आपके 25 रुपीज़ आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने के ऊपर कमा रहे हैं तो 1/4 आपकी रेशो आ जाएगी। तो डिफरेंट टर्म्स को आप डिफरेंट रेशोज़ को एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है रेशोज़ की। ये जो नीचे रेशोज़ गिवन हैं, ये रेशोज़ हमने सारी डिटेल में करनी है। पहले इनकी इंटरप्रिटेशन देखनी है, फिर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन जस्ट यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन शो किया कि कौन सी किस में शो हो, इनको हम डिटेल से करेंगे।
हम बेसिकली इनका एनालिसिस करते हैं इन रेशोज़ का और इनकी इंटरप्रेशन देखते हैं कि हर रेशो की इंटरप्रेशन क्या बनेगी किसी भी कंपनी के अगर कोई रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। हमारे पास जो पहले हम रेशोज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है शॉर्ट टर्म फिनंशियल पोजीशन कि अगर आपने किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फिनंशियल पोजीशन देखनी है कि कैसी है, तो आप करंट रेशो फाइंड आउट करेंगे, क्विक रेशो फाइंड आउट करेंगे और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट अगर आपने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और एक्टिविटी टाइप की रेशोज़ देखनी है तो उसमें आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करनी है, डेटर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करनी है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करनी है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करनी है। अगर आप अकाउंटिंग को जानते हैं थोड़ा बहुत तो आपको नाम से ज़ाहिर होगा इन्वेंट्री आप स्टॉक को कहते हैं, उसकी आपने टर्नओवर देखना है। आपने रिसीवेबल जो लोगों से पैसे लेने हैं उनका टर्नओवर देखना है, क्रेडिटर जिनको आपने पैसे देने हैं और वर्किंग कैपिटल जो आप वर्किंग कैपिटल यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को बनाने के लिए। नेक्स्ट आपने देखना है कि हम जो सेल कर रहे हैं जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो हैं वो हम 5 टाइप की हैं। आप ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखेंगे कि हम जो सेल कर रहे हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो देखेंगे कि ऑपरेटिंग के साथ आपके एक्सपेंस और प्रॉफिट की रेशो क्या है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप टैक्सेस कुछ चीज़ें माइनस करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। फिर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखेंगे, फिर ऑपरेटिंग रेशो और देन एक्सपेंस रेशो। ये तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर आ जाएगी। देन हम जो डिस्कस करेंगे वो सॉल्वेंसी रेशोज़ होंगी। सॉल्वेंसी रेशोज़ बेसिकली आपके पास डेट इक्विटी रेशो के मालिक का पैसा कितना बिजनेस में लगा हुआ है और आपने उधार लेके क्रेडिटर से कितना लगाया हुआ है। प्रोप्राइटरी रेशो यही है कि टोटल एसेट्स में से प्रोप्राइटर्स का कितना शेयर है एसेट्स में। और देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास सारी रेशो हमने डिस्कस करनी है। और अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारी जो शॉर्ट टर्म करंट जो सिचुएशन है फर्म की वो चेक करनी है हमने। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे करंट रेशो को। द करंट रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। लाइक हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ अगर फाइंड आउट करनी है कि किसी फर्म की कितनी जा रही हैं तो वो हम करंट रेशो से फाइंड आउट करेंगे। जस्ट आइडियल रेशो ये है, रूल ऑफ थंब ये है कि आपकी रेशो 2:1 की होनी चाहिए कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो आपकी करंट लाइबिलिटी से डबल हों। तो इट मीन्स कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस जा रहा है और बड़ी अच्छी रेशोज़ हैं। और ये हमने कुछ रिज़ल्ट लिए हैं, अगर हम इनको जो है वो डिवाइड करते हैं तो आप इसको फाइंड आउट करके देख लें कि आपके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो जो रिज़ल्ट्स अगर आपके 2 से ऊपर आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका जो है वो अच्छी रेशो है, आइडियल रेशो है। अगर नीचे वाली को 1 कंसीडर कर लें और उसको ऊपर वाली से ऊपर डिवाइड करें इसके साथ, तो आपके 2:1 से अगर नीचे रेशो आ रही है तो फिर आपकी रेशो सही नहीं है। देन ये हमारे पास इसी का हमने उधर फार्मूले में वैल्यूज़ ली हैं इस टेबल की। लाइक ये हमारे पास 2009-10 की वैल्यूज़ हैं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़, और फिर 10-11 की हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ है। आप पहले इसको इस पे ऊपर डिवाइड करके निकाल लें। तो जिस तरह ये 1.91 आ रही है इट मीन्स कि ये 2 नहीं आ रही, ये 2 से नीचे आ रही है लेकिन नियर टू 2 है तो इट मीन्स कि कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह आपने चीज़ों को इंटरप्रेट करना है साथ। और सेकंड ईयर में देखें ये रेशो 2.2 चली गई है, 2.2 रेशो 1 आ रहा है। इट मीन्स का 2:1 से ज़्यादा रेशो उनकी आ रही है तो ये अच्छी है, उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है शॉर्ट रन में। ये इंटरप्रिटेशन बेसिकली हियर द करंट रेशो सीम टू अश्योर दैट द कंपनी इज़ इन पोजीशन टू पे ऑफ एनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। बिकॉज जो हमारा रूल ऑफ थंब था 2:1 का वो हमने अचीव कर लिया है। और इसमें अगर आप देखें लिक्विड एसेट सच एज द बैंक बैलेंसेस, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एसेट, ये सारे जो है ये आप इसमें ट्रीट करेंगे। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास जो रेशो आ जाती है वो क्विक रेशो आ जाती है कि करंट रेशो से थोड़ा सा क्विक आप चले जाएं तो हम जो इस्टेब्लिश करेंगे चीज़ें वो क्विक एसेट्स और आपकी करंट लायबिलिटीज़। लाइक नीचे वाली टर्म वही रहेगी करंट लायबिलिटीज़, ऊपर वाली हम चेंज करेंगे, करंट एसेट्स की जगह पे लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। तो लिक्विड एसेट जो है वो करंट एसेट्स में से कुछ चीज़ें हम माइनस करेंगे तो और लिक्विडिटी की तरफ हम चले जाएंगे कि अगर हमें अचानक ज़रूरत पड़ जाए पैसों की तो वो अचानक हमारे कन्वर्ट हो जाए कैश में। तो हमारे करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो तो हमारे पास तो करंट एसेट्स में तो है उस साल के, लेकिन हम उसको अगर फौरी कन्वर्ट करना चाहें तो शायद लिक्विड में ना कन्वर्ट कर सकें तो वो हम माइनस कर देंगे।
प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए वो माइनस कर देंगे, तो बाकी आपके पास लिक्विड एसेट्स बच जाएंगे। तो लिक्विड एसेट को आप डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 1-1 का आना चाहिए कि लिक्विड एसेट अगर इक्वल हैं करंट लायबिलिटीज़ पे, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसकी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल पोजीशन है। जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडियल रेशो ये है कि 1-1 की होनी चाहिए, लेकिन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में 2-1 की रेशो होनी चाहिए। इट मीन्स के जो ऊपर वाला 1 की रेशो आ रही है वो जस्ट आपकी इन्वेंट्री और आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस इतने होने चाहिए कि वो डबल रेशो पे ले जाए। थर्ड हमारे पास है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इसमें अब लिक्विड रेशो से कुछ और चीज़ें माइनस कर देंगे कि हम बिल्कुल एब्सोल्यूट लेवल पे चले जाएं कि हम विद इन मिनट अगर उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें को कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स इंक्लूड ऑल द करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री हमने माइनस करनी है, जो हमने करंट एसेट से बेसिकली हम माइनस कर रहे हैं। अगर हम लिक्विड एसेट को ले लेंगे तो उससे हमें ये चीज़ें दोनों पहले ही माइनस हुई होंगी, तो फिर हम जस्ट सन्ड्री डेटर्स माइनस करेंगे और बिल रिसीवेबल माइनस करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। उसके बाद हमारे पास जो रेशो आ जाएगी वो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, नीचे वाली टर्म नहीं चेंज होगी, वो वही रहेगी। तो इसमें हमारे पास जो आइडियल रेशो है हम ये कह रहे हैं कि ये 50% होने चाहिए हमारी करंट लायबिलिटीज़ में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट रन में बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। तो जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हैं वो कैश है, देखें आपके हाथ है कैश इन हैंड, तो आपका उसका कोई मसला ही नहीं है। बैंक में पैसे पड़े हुए वो भी कैश इन हैंड ही है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कभी भी कन्वर्ट कर लेंगे आप। नेक्स्ट रेशो जो हमारे पास आएंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया है, एफिशिएंसी रेशोज आएंगी। एफिशिएंसी रेशोज में जो सबसे पहले रेशो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है कि आप जो इन्वेंट्री स्टॉक यूज़ कर रहे हैं उसको टर्नओवर कितनी जल्दी आपको मिल रहा है। तो उसमें जस्ट आप दो चीज़ें करेंगे कि आपने इन्वेंट्री होल्डिंग जो है वो आपने लेनी है, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो आपने चीज़ें सेल की हैं उनके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो आपने लेनी है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग्स पे, जो आपका स्टॉक होल्डिंग है, तो आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2009-10 के हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री होल्ड है, जिसके बाद रेशो आपकी 15.89 आ रही है। और फिर आप इस टर्म के ऊपर सेकंड बी पार्ट ए को बी पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए ओवर बी आ जाएगा 14.26। तो रेशो देखें पिछले साल से अब रेशो जो है अब वो कम हो गई है। इट मीन्स के जो आपके इन्वेंट्री होल्डिंग्स है ये वाली टर्म जो है ये नीचे वाली ज़्यादा हो गई। अब आप जो है वो ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है अगर ये रेशो कम हो रही है? लाइक हम ये कह रहे हैं कि द रेशो कैन रिफ्लेक्ट बोथ ऑन द क्वालिटी ऑफ द इन्वेंट्री एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। क्या आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी देखते हो कि वो इन्वेंट्री को कितना जल्दी कन्वर्ट करके कैश में और चीज़ें बना के बेच रहे हैं। तो बेसिकली जितनी रेशो कम हो गई इट मीन्स कि हमारा उतनी मैनेजमेंट का काम अच्छा नहीं जा रहा। ये रेशो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी हम उतना ही कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और हम कम कैपिटल जो है वो बाउंड कर रहे हैं। इस लाइन में देखें दैट प्रॉफिट वुड बी लार्जर एंड लेस वर्किंग कैपिटल बाउंड अप इन इन्वेंट्री। हम जो वर्किंग कैपिटल लगा रहे हैं वो इन्वेंट्री के तौर पे कम रखना पड़ेगा स्टॉक में अगर हमारी ये रेशो ज़्यादा आ रही है। इस रेशो की बेस पे बेसिकली हम जो है वो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास लाइक इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कितने दिन ले रही है हमारा चीज़ें बन के सेल होने में। तो हम डेज़ इन अ ईयर लेंगे, ये फिक्स हम लेंगे हर क्वेश्चन में 365 डेज़ डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो ये आप देखें नीचे वाली टर्म जितनी बड़ी हो गई ये आंसर इस टर्म का उतना ही छोटा आएगा क्योंकि ऊपर 365 फिक्स है। अगर नीचे वाली टर्म छोटी लेंगे तो ये आंसर उतना बड़ा आएगा। इट मीन्स कि जितनी रेशो बड़ी आएगी उतना ही आपके दिन कम लगेंगे उस इन्वेंट्री को कन्वर्ट होने में, गुड में और सेल होने में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेटर टर्नओवर रेशो कि आपने जो उधार पे सेल की हुई है वो कितने टाइम में आपको पैसे वापस मिल रहे हैं बेसिकली। तो आप उसमें एनुअल क्रेडिट सेल लेंगे कि जो आपने एक साल में क्रेडिट पे चीज़ें बेची हैं और डिवाइडेड बाय आप डेटर्स की वैल्यू लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं दोनों साइज पे आपके पास डेटर्स की वैल्यू है और नेट सेल जो आपने आधार पे की है वो है। अब देखें रेशो पहले साल 19.82 है और दूसरे साल 21.31 है। ये रेशो जितनी ज़्यादा हो गई उतनी ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि लाइक जितने ये रेशो ज़्यादा हो गए उतने आपके दिन कम लगेंगे कि आप को पैसे जो है वो जल्दी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे सेम रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आप ले लें, नंबर ऑफ़ डेज़ इन ईयर 365 फिक्स है
उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है ये जितनी बड़ी होगी आंसर उतना छोटा होगा। इट मीन्स कि आपको उतने कम दिन लगेंगे पेमेंट रिसीव करने में। कि आपके पास दो रेशोज़ आ रही, एक आपके पास 19.82 है और एक आपके पास 21.31 है। अगर आप 19.82 को इधर डिवाइड करेंगे 365 पे तो दिन ज़्यादा आएंगे। इट मीन्स कि आपको ज़्यादा दिन लग रहे हैं अपनी पेमेंट रिसीव करने में। और अगर आपकी रेशो ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स कि आपको कम दिन लग रहे हैं, आप अपनी रिकवरी कर रहे हैं पैसों की। तो ये जितनी रेशो ज़्यादा होगी उतने ही आपके लिए अच्छा है। तो आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। अभी इस लेक्चर को आज यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो इस लाइक कोर्स का 4th नंबर का लेक्चर होगा, उसमें जितनी बाकी रेशोज़ हैं उनको कवर करेंगे थ्योरेटिकली, और उसके बाद 5th लेक्चर में आगे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फुल फ्लाई न्यूमेरिकल, अगर आपके पास किसी कंपनी का आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए जो है मज़ीद वीडियोस लेके आता रहूँ और डिफरेंट कोर्सेज़ आपके लिए मैं लेके आऊँगा। आगे डिटेल में हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उनको डिस्कस करेंगे।